नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अच्छे दिनों का ये जुमला दरअसल इतना घिस चुका है कि इसे कहने में थोड़ा सा उदासी का भाव अब आने लगा है। पर क्या करें, 2 साल पहले की तपती गर्मी में तपा और उछला ये नारा अब तक गर्म बना हुआ है। अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। ये नारा गूंजा ही इतना जोर शोर से था कि आकलन भी इसी के आधार पर आज करना पड़ रहा है। आपने कहा अब की बार मोदी सरकार, इस देश की जनता ने कर दिखाया। आपने कहा कि मोदी की सरकार आने से अच्छे दिन आ जाएंगे। तो अब आकलन का आधार तो ये अच्छे दिन ही बनेंगे। और लेकिन क्या हकीकत में अच्छे दिन आ गए हैं या फिर से सिर्फ जुमलेबाजी हुई थी और आज भी हो रही है? इसी पर होगा आज सीधा सवाल। अच्छे दिनों पर सीधे और लगातार प्रहार इसलिए भी होते रहेंगे क्योंकि ये वादा, ये दावा देश के भावी प्रधानमंत्री ने उस दौर में किया था जब बीजेपी केंद्र की सत्ता से 10 साल से महरूम थी। हालांकि आज इसके कोई तय पैमाना नहीं है और नापा इसे नहीं जा सकता है, तोला इसे नहीं जा सकता है कि अच्छे दिन कोई ऐसी स्थिति में आए, कैसे आए, नहीं आए। आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाकर जांच करा लें और पता लगा लें कि अच्छे दिन आए हैं या नहीं। न केवल समाज के हर वर्ग के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए अच्छे दिन के मायने अलग अलग हैं। यह भी बहुत संभव है कि आप पिछले और अगले दिनों को गिनेंगे और पूछेंगे और तब लोग ये कहेंगे कि ठीक से ये ना बता पाएंगे कि अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं आए हैं। मतलब निकालना आसान नहीं है। यह भी होगा कि लोग आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। तो अच्छे दिन को लेकर यह सवाल तो मचा ही है और जवाब भी हम पूछेंगे। हम सीधा सवाल करेंगे जिम्मेदारों से और जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। दो साल में क्या कुछ बदला देश? क्या किसानों को मिला फायदा? रोजगार के कितने बने अवसर? काले धन का आखिर क्या हुआ? क्या आ गए अच्छे दिन? क्या सबका हुआ विकास? नारों और वादों के बीच आपने क्या किया सरकार? जी हां, 2 साल पहले 16 मई 2014 को मोदी जी के अच्छे दिन, अब की बार मोदी सरकार और सबका साथ सबका विकास जैसे नारों पर देश ने भरोसा किया और उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। 2 साल बाद उन तमाम वायदों का क्या हुआ, चलिए इसका जायजा लिया जाए। मोदी जी ने पिछले 2 साल में कई बार और अनेक मुद्दों पर रेडियो पर अपनी मन की बात कही तो बहुत सुंदर शब्दों में ये बात रखी गई। पर क्या आम जनता के लिए वो काम की बात है? क्या काम की बात में तब्दील हो पाई? उदाहरण के लिए किसानों की बात कर लेते हैं, किसानों का मामला ले लेते हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये लगा कि अपने आप को किसानों के हितैषी बताने वाले मोदी साहब उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कराएंगे, ऐसी योजनाओं को लागू करवाएंगे जिससे इस क्षेत्र में विकास और बढ़ सके, किसानों की आमदनी बढ़े और किसान खुशहाल हो पाए। पर क्या कुछ हुआ ये आप भी जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। मोदी जी ने पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर स्पेंडिंग को 2848 करोड़ रुपए तक घटाया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी फंड को आधा कर दिया गया। यूपीए की सरकार में जहां एग्रीकल्चर सेक्टर प्रतिवर्ष औसत 4% से बढ़ा, वहीं पिछले 2 साल में मोदी जी के आते ही वो गिरकर 1.1% पर आ गया। वैसे तो मोदी जी ने पंजाब में चुनावी रैली के दौरान वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ किसान के उत्पाद खर्च के साथ 50% मुनाफे को जोड़कर उसे ये कीमत सरकार द्वारा अदा की जाएगी। पर अगर गेहूं की फसल को ले ले तो अभी तक केवल 50 प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया है। जब देश में सरकार बदली तो राज्यों में भी मोदी की लहर ने काम किया और राज्यों पर भी एकाएक मोदी राज होने लगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार आने के बाद केवल 3 महीनों में 600 किसानों ने आत्महत्या कर ली।
और ये काफी नहीं था तो नसीब वाले प्रधानमंत्री के पहले साल के कार्यकाल में कुदरत ने भी किसानों के साथ हद्दा मजाक किया। बिन मौसम बारिश और ओला पड़ने से करोड़ों रुपए की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मुआवजा तो दूर की बात है साहब, अब तक तो सरकार ये पता भी नहीं लगा पाई कि नुकसान कितना हुआ। ऊपर से हरियाणा और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी सरकारें हैं वहां 2-2 रुपये और 75 रुपये के चेक किसानों को मुआवजे के नाम पर थमा दिए गए। जले पर नमक डालने का काम सरकार ने किया। कमोबेश दूसरे साल का हाल भी कुछ इस तरह का ही रहा। इस दौरान मोदी जी तकरीबन सभी देशों का भ्रमण तो कराए, पर उन्हें किसानों से मिलने का या उनकी पीड़ा से रूबरू होने का समय नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है, 2013 के सर्वसम्मति से पारित किए गए जमीन अधिग्रहण कानून पर संशोधन लाने के लिए पीछे के दरवाजे से अध्यादेश तक ले आए। ऐसा नहीं है कि फसल के दाम गिरे हैं तो इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। रिटेल मार्केट में सब्जी हो या दाल, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। एक साल में दाल 20 से 30 प्रति किलो महंगी हुई, 2 साल में 25 से 35 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम भले ही आधे से कम हो गए हों, पर यहां पेट्रोल और डीजल पर लगातार ड्यूटी बढ़ाई गई। यहां ये कहना गलत नहीं है कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का ये भी नारा महज जुमला ही साबित हुआ। इस मुद्दे पर भी यू टर्न कर रही है सरकार। वैसे काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मोदी जी और बीजेपी ने कई बड़े वादे किए थे। राजनाथ सिंह जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 100 दिन के भीतर काला धन देश में वापस आ जाएगा। मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया था कि हर एक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख जमा किए जाएंगे। ऐसे लुभावने वादे सुनकर कौन बीजेपी को वोट नहीं देता। अब सरकार आने के बाद लोगों ने मोदी जी की जनधन योजना, जो दरअसल पिछली सरकार में स्वाभिमान योजना के नाम से पहले से ही चल रही थी, के तहत बैंक खाते खोल डाले 15 लाख की आस में। फिर अमित शाह ने उम्मीदों पर यह कहकर पानी फेर दिया कि 15 लाख रुपए का वादा तो महज चुनावी जुमला था। भ्रष्टाचार पर मोदी जी ने कांग्रेस पर हमेशा निशाना साधा था। जब अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन चला तो बीजेपी के आला नेता इस पर सुबह शाम कसीदे फरमाते थे। सीबीआई को स्वतंत्र और आजाद कर देंगे, लोकपाल को मजबूत करेंगे। लेकिन 2 साल पूरे हो गए, बाकी सब तो छोड़िए, एक लोकपाल नियुक्त नहीं कर पाई सरकार। आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के तहत सीआईसी कमिश्नर की नियुक्ति हो या सीबीसी की नियुक्ति, सरकार इन सभी मामलों पर अपने पैर घसीट रही है। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो पूरा तंत्र है वो पूरी तरह से सुस्त पड़ा है। अब आप एक बार फिर नारों पर गौर फरमाइएगा। चुनाव से पहले मोदी जी ने ये नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी इस बात से पीछे क्यों हट रहे हैं। अब आपको बताते हैं और भी बहुत कुछ है। दरअसल मोदी जी की कैबिनेट में 31% दागी मंत्री हैं। सीएजी ने नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए, पर एक समय पर सबसे इस्तीफा मांगने में मशहूर बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर मौन ही दिखाई दिए। महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाए गए। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तब बीजेपी के लोग दिल्ली को रेप कैपिटल कहते थे। आज मोदी जी की केंद्र सरकार की पुलिस व्यवस्था में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 31% की वृद्धि हुई है। वहीं पुलिस वाला ही महिला पर खुलेआम ईंट फेंक रहा होता है। कहीं पंजाब के मोगा में मोदी जी के सहयोगी ऐसी सरकार चला रहे हैं कि दिन दहाड़े मुख्यमंत्री के परिवार की ही बस में मां बेटी के साथ ज्यादती करके बेटी की जान चली जाती है। क्या बीते 2 सालों में ये अच्छे दिन हैं? सबके साथ की बात करने वाले पीएम को जब उन्हीं के सांसद लगातार चुनौती देते रहे, कभी योगी आदित्यनाथ लव जिहाद पर जहर उगलते, तो कभी साक्षी महाराज 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत हिंदू महिलाओं को देते।
तब भी उस 56 इंच की छाती जिसका दावा प्रधानमंत्री करते थे उसका एहसास नहीं हुआ। कहीं दिल्ली में पीएम की नाक के नीचे गिरजाघर पर हमले होते रहे तो कहीं घर वापसी के नाम पर अक़लियतों के साथ जोर जबरदस्ती के मामले सामने आए जिसमें संघ से जुड़ी संस्थाएं शामिल थी, पर मोदी जी मौन रहे। उनके अच्छे मित्र बराक ओबामा तक उन्हें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाकर चले गए। क्या अच्छे दिन आ गए? बहरहाल पूरे 2 साल का अगर आकलन किया जाए तो बस यही निष्कर्ष निकलता है कि मोदी सरकार के चर्चे ज्यादा रहे, उपलब्धियां कम रही, वादे कई सारे किए गए, पर आज वो महज जुमले और यूटर्न में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। पंकज रौतेला, इंडिया क्राइम। हालांकि ये आकलन करने के लिए बहुत थोड़ा समय है, 2 साल का, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जनता ने जो समर्थन दिया है, जो बहुमत दिया था, वो पूरे 5 साल के लिए दिया है। लेकिन कामों का आकलन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब खुद ही ये कहते हैं कि समय समय पर पूछना चाहिए, जानना चाहिए आखिर उनके जिम्मेदार लोग जिनको उन्होंने वोट देकर दिल्ली भेजा है वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या चीजें देश में नहीं हो रही हैं, किससे ज्यादा फायदा हो रहा है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वादों और नारों के बीच देश का विकास कितना हुआ है और वो वादे, वो दावे, वो नारे कितने धरातल पर साबित हुए हैं, उतरे हैं। उस पर मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। अरुण वशिष्ठ साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उज्जवल अरोड़ा साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मुकुल जैन साहब सपा से जुड़े हुए हैं, शादाब चौहान साहब एमआईएम से जुड़े हुए हैं, जगमोहन शाह खालसा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अरुण जी आपसे करने जा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के 2 साल आज ही का वो दिन था और यही वो समय था जब तय हो गई थी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में वापसी कर रही थी, नरेंद्र मोदी मुखिया बनने जा रहे थे और दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, देश में जश्न मनाया जा रहा था। क्या आज हम कह सकते हैं कि अच्छे दिनों का जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने उस दौर में किया था, आज वो वादा पूरा हो रहा है? जी, अभी जो रिपोर्ट आपने पेश की है, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में आपको मोदी सरकार में कुछ अच्छा लगा ही नहीं जी। एक नेगेटिव रिपोर्ट है और जो मेरे साथी हैं जिनको इस पर आपत्ति करनी है, जिनको कुछ कहना है, जिनको आलोचना करनी है मोदी सरकार की, उनको वो खुद भी सोचकर इतना नहीं आए हैं जो मसाला आपने उनको देने की कोशिश की। बावजूद इसके मैं कहता हूं कि आपने आधे भरे गिलास में सिर्फ खालीपन देखा है, जो गिलास भरा है उसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया जी। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अनथक परिश्रम करता है, कठिन परिश्रमी है, जिसकी साफ सोच है, जिसकी दूरदृष्टि है और जिसने नई नई योजनाओं को इस देश में पिछले 2 सरकार में लागू किया जी। 52 योजनाएं पिछले 2 साल में लागू हुई हैं। अगर मैं उनमें से आपको गिनाना चाहूं तो ये बात ठीक है कि हर योजना को क्रियान्वित होने में और आगे बढ़ने में कुछ समय लगता है और वो 2 साल का समय आपने बाद में भी शुरुआत में कहा है कि वो सारा समय 5 साल के लिए जनादेश है। 2 साल में सारा आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, अच्छी योजनाएं शुरू हो गई हैं, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है, हमारे पास नेतृत्व है जी। अरुण साहब, बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूं आपकी इस बात का और जो कटाक्ष आपने मेरे पे किया उसका भी पहले मैं आपको जवाब दे दूं। मेरा मकसद आपकी उपलब्धियां दिखाना या आपकी जो नाकामियां दिखाना है वो नहीं है। मेरा मकसद यह है कि जो चीजें नहीं हुई हैं उनको लाइमलाइट में लाना, उनको दर्शकों को बताना कि हाँ ये चीजें रह गई हैं, ताकि आपकी नजर भी उस पर पड़े और आप लोग भी उस पर काम करना शुरू करें। जो हो चुका है, जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सकारात्मक सोच नहीं रखता हूं, मेरे पास सकारात्मक चीजें भी रखी हुई हैं। जब जवाब देने की बारी आएगी मैं आपकी सकारात्मक चीजें भी आपको बता सकता हूं, लेकिन जिन चीजों पर काम की जरूरत है वो आप भी मानते हैं, जो मैंने रिपोर्ट में दिखाया है उसमें कई ऐसी चीजें हैं, ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं। अरुण साहब ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, देश की जनता को, देश में रहने वाले लोगों की 2-3 चीजें जरूरत होती है। मैं बहुत मोटे तौर पर शुरू करता हूं कि हमें बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें देश का नहीं दुनिया का बहुत बड़ा रेल जो यातायात का साधन है उसमें हमें सुधार चाहिए। इन सब पर काम होना शुरू हुआ है। इस सरकार से पहले देश भर में 8 किलोमीटर
प्रतिदिन सड़क बना करके। बहुत अच्छी बात। जो लगभग 2,500-3,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष हुआ करता था। जी जी। मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं सबको, जी, आज ये गति 30 किलोमीटर तक पहुंच गई है। हाँ। और जो हमारा मंत्रालय है, नितिन गडकरी के नेतृत्व में जो ये काम कर रहा है, उनका लक्ष्य 80 किलोमीटर प्रतिवर्ष, यानी 8 से 80, 10 गुना निर्माण अधिक से अधिक हो इस पर, और अधिक से अधिक यातायात के साधन हो, देश की जनता को और व्यापार को, उद्योग को, इसका सबका इसको लाभ मिले, ये काम सरकार। अरुण जी, मैं आपसे ज्यादा उपलब्धियां आपको बता सकता हूं आपकी सरकार की। वो सिर्फ आपने जो मेरे को बताया कि मोदी सरकार में जो 2 किलोमीटर प्रतिदिन पहले जो सड़क बनती थी और वो आज बढ़कर मेरे हिसाब से 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है उसकी रफ्तार अब। और भी कई चीजें हैं, विदेश नीति में अच्छा काम हुआ है और आधारभूत संरचनाएं जो है उनका ढांचा जो कमजोर था वो मजबूत हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में पीयूष गोयल साहब ने अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। रेलवे के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। प्रभु जी बार बार काम कर रहे हैं, जो चीजें हट रही थी, जिस तरीके से पटरी से अलग इस देश की रेल व्यवस्था लग रही थी, वो चीजें सही हो रही हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति में भारत सबसे नीचे जा रहा था, लेकिन आज कुछ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी बात और भी है, सवाल और भी हैं, इन ये उपलब्धियां आपकी हैं, इनको भी आपको बताऊंगा, लेकिन चर्चा में मेरे को और लोगों को भी शामिल करना है। कांग्रेस के पास मैं जा रहा हूं। अरोड़ा साहब, स्वागत भी है आपका और चर्चा में शामिल भी कर रहा हूं। अच्छे दिन आएंगे, ये तो आपने भी सुना था, हमने भी सुना था। क्या लगता है, विपक्षी पार्टी है, ईमानदारी से आकलन कीजिएगा, जो सोचा था जनता ने, क्या वो जनता को मिल रहा है? जनता पूरी तरह से निराश है। अच्छे दिन आए हैं, बीजेपी के लोगों के अच्छे दिन आ चुके हैं, बीजेपी के नेताओं के अच्छे दिन आ चुके हैं। आम जनता त्रस्त है, महंगाई की मार आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी है, व्यापारी परेशान है, प्रॉपर्टी के भाव गिरे हुए हैं, बाजार में काम नहीं है। ये आप आकलन किस आधार पर कर रहे हैं? क्या इसकी तुलना आप अपने यूपीए के 10 सालों से कर रहे हैं या फिर कुछ और आकलन आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तुलना यूपीए की उस 10 साल पे भी कर रहा हूं और आज की डेट में यूपीए के सालों में भी यही हाल था। नहीं, आपका आकलन करने का तरीका थोड़ा सा नहीं। आप पिछले 10 वर्षों में आज जो कांग्रेस की सरकार रही है, आप देख रहे थे कि पूरे देश विकास कर रहा था, आम आदमी खुश था, लेकिन ये मोदी जी ने आके सरकार बदलनी पड़ी, देश सरकार बदली क्योंकि मोदी सरकार ने इतने लोग लुभावन वादे किए, जैसे 15 लाख का वादा था, और लोगों को, युवाओं को एक ऐसा भ्रमित किया गया कि जैसे पता नहीं क्या एक बदलाव आ जाएगा, देश अभी तक बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, अचानक ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, और युवा भ्रमित हुए, देश की जनता भ्रमित हुई और इसी अच्छे दिन के वादों पे आके और भाजपा को समर्थन दे दिया। लेकिन अब देखिए, आप अच्छे दिन के नाम पे बुरे दिन आ गए, जनता त्रस्त है। आज किराने वाला, नाई की दुकान वाला, जिससे मिल जाए, जिससे मर्जी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा भैया काम धंधा है नहीं, चौपट हो चुका, खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज किसान परेशान है। आप बताइए ना, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए, एक व्यापारी, कोई सरकारी कोई हो जो दुखी हो। सरकार के दौरान भी होती नहीं, हमारी सरकार के दौरान पैसा नहीं हुआ, सरकार के दौरान पूरी विकास चला था, हर आदमी खुश था। लेकिन कुछ ऐसा भ्रमित किया गया कि ठीक है, जनता ने देख लिया, अब जनता 2 साल में त्रस्त है, आप चुनाव आज करा लीजिए, पता लग जाएगा। जी, चुनाव अगर हमारे बस में होता तो शायद हम लोग इस ओर सोचते, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ये तय करेगा। और आपकी सरकारें हैं, जो सरकारें आपके अंदर चलती हैं, आप लोग चलाते हैं, और देश का विकास करने का दावा कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो करती है। समाजवादी पार्टी से जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, क्या लगता है, जब मैं चर्चा कर रहा था अखिलेश साल के 4 सालों की, तो उस समय बीजेपी वाले गंभीर आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही थी कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। लेकिन क्या केंद्र में जब सरकार बदली थी, जो वादे, जो नारे, जो दावे वहां पर पेश किए गए थे चुनावों से पहले, क्या उस पर खरा उतरी है सरकार? देखिए, ये जो सरकार आई थी, जनता ने जो ये मैंडेट दिया था मोदी जी को, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण थे: महंगाई, सुशासन और भ्रष्टाचार। जनता तीनों ही चीज से परेशान थी उस समय पे जी। लेकिन जनता को नहीं पता था कि वे कुएं में से निकल के खत्ती में जा रहे हैं जी। आज की तारीख में स्थिति ये है, जहां तक महंगाई का विषय है जी, जो दालें पिछली यूपीए की सरकार में 5% पर इंपोर्ट होती थी, वो 35% पर इंपोर्ट हो रही है जी। जो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल 55% पे टोटल टैक्सेस थे, वो आज 155% हो गए हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही जी कि हम जनता को रिलीफ देने के लिए आए हैं या जनता की गर्दन मरोड़ने के लिए आए हैं। जी। आज सर्विस टैक्स का दायरा 10% से बढ़ा के 15.5% कर दिया गया। जी। ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है, ऐसी कौन सा खजाना भरना है जिसकी वजह से जहां देखो, जिस चीज को देखो, वो जनता की जेब में से किस तरीके से पैसा खींच लिया जाए, जनता को किस तरीके से निचोड़ा जाए, किसी भी तरीके से जनता को किसी भी चीज में रिलीफ नहीं दिया जाए। अभी तक ये मुद्दा रहा महंगाई का। महंगाई के विषय पे आज की तारीख में मूंग की दाल काजू के भाव हो गई। मेरे बेटे ने एक दिन पूछा, मैंने कहा अच्छे दिन? उसने कहा पापा अच्छे दिन आते हो गए, मूंग की दाल काजू के भाव बिक रही है, अच्छे दिन आ गए जी। इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे? टमाटर 100 रुपए किलो, मिर्च
150 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, हर चीज के अंदर मिर्च सस्ती है। अरुण साहब, ये बड़ा हास्यात्मक है कि मिर्च थोड़ा सस्ती है, लेकिन टमाटर 10 रुपए किलो बाजार में आलू प्याज टमाटर के भाव गिराकर मुझे ये लग रहा है कि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, देश का मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, लगता है कि मंडी में चलिए मैं आपके पास आऊंगा। जैन साहब, ये भाव बताकर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मंडी का भाव आप लगा रहे हैं और मंडी में बैठे हुए हैं, इसकी इजाजत मैं आपको कतई नहीं दूंगा। चलिए आप सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए कि वाकई में आपको लगता है एज ए पार्टी के हिसाब से, आप इस देश के निवासी हैं, क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन आए हैं? अगर तारीफ वाली बात है तारीफ कीजिएगा, अगर कमी कहीं लगती है तो कमी बताइएगा, जिससे सरकार की आंखें भी खुलेंगी। देखिए ये सरकार दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार को खत्म करना, काले धन की वापसी। काले धन की वापसी को इन्होंने खत्म कर दिया एजेंडे से। अब आज की तारीख में कहते हैं कि काला धन उजागर करेंगे जो देश के अंदर है। जी ठीक है ना, वो काला धन जो था, क्योंकि काला धन जो बाहर था वो सब इन्हीं के लोगों का था। जी, पहले ये केवल जो है ना एक आंकड़ेबाजी कर रहे थे, आज इनको जो है ना फैक्ट पता चले कि इन्हीं के लोग अंदर जाएंगे। तो ये काला धन उजागर करने का, काला धन लाने का तो काम, वो तो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो चुका, वो आएगा भी नहीं। जी, जो लोग इनके अपने खुद ही जैसे हैं, माल्या जी को किसने भगाया? इन्होंने भगाया। सीबीआई किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। सवाल है, मेरी जानकारी है, एक पुलिस थाने से एक चिक कटने के बाद आप उसको वापस करा के दिखाइए मेरे को आप। ठीक है। और विजय माल्या का एलओसी कैंसिल हो गया। मैं इस पर बात करूंगा। भ्रष्टाचार तो दूर की बात है, महंगाई तो दूर की बात है, किसान प्रधान देश ये है भारत, और किसानों की स्थिति यहाँ पर कैसी है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन कुछ ही मुद्दों को मैं छूने की कोशिश करूंगा, जो आधारभूत, जो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, जिससे सीधे तौर पर इस देश की ज्यादा से ज्यादा जनता जुड़ी हुई है। आऊंगा आपके पास और चीजों को लेकर, लेकिन शाकाल साहब से जरा सा यह आकलन करने की कोशिश करूंगा। शाकाल साहब, आपसे जो कार्यकाल 2 साल का बीता है, इसका आकलन किस रूप में आप करेंगे? कैसा रहा है, अच्छा या बुरा, और कहां कमी दिखाई देती है? पंकज जी शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हो रही है। वास्तव में मैं इस देश का नागरिक हूं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें इस देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर किसी सैनिक की हत्या होने पर पाकिस्तान से 10 सर लाने की बात की थी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मामले पे हम बहुत पीछे हुए हैं। वास्तव में आज देखिए कि पठानकोट जैसा हमला होता है, उसमें पाकिस्तान एजेंसी आकर इस देश के अंदर जांच करती है और हमें झूठा साबित करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार विफल हुई है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा एक और मुद्दा था, जो इस देश के अंदर जो पिंक क्रांति को लेकर मोदी जी आए थे, हमें अच्छा लगा था कि हमें भी अच्छा दूध प्राप्त होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, संपूर्ण दुनिया में मीट निर्यात के मामले में इस देश में नंबर 1 का जो खिताब प्राप्त किया है, उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद दूंगा। दूसरा, इससे पूर्व में स्लॉटर हाउस के लिए जो मशीनें इंपोर्ट किया जाती थी, उस पर 15.5% का टैक्स लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में माननीय मोदी जी ने उस पे 8.5% का जो है टैक्स कर दिया, उसको टैक्स घटा दिया गया। शाकाल साहब, विदेश से अब देशों की ओर आए, थोड़ा देश के अंदर की समस्याओं का आकलन करने की कोशिश करें कि देश में किस तरह की स्थिति है। जो टैक्सेस हैं वो बड़े हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूं और किसान के मुद्दे से मैं कर रहा हूं। जब मोदी सरकार नहीं आई थी और उस दौरान यूपीए के दौरान जब सूखा पड़ता था, किसान की आत्महत्या होती थी, तो जो बीजेपी वाले हैं वो जोर शोर से मुद्दे को उठाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में, पहले ही साल में कहते थे मोदी साहब कि वो नसीब वाले हैं, और नसीब कुछ ऐसा आया कि अकाल भी पड़ा। अकेले महाराष्ट्र, विदर्भ की बात कर ले, या आप मध्य प्रदेश चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, किसानों ने, यहां तक कि किसान ने दिल्ली में आकर तक आत्महत्या की थी। लेकिन किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है? शाकाल साहब, आप इसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, मोदी जी मैं 2 साल में किसानों के लिए बहुत सारी योजना भले लेके आए हूं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। आज मोदी जी किसानों की जो उनकी जमीन थी, उन्हें व्यापारियों को सौंपने का काम कर रहे हैं। किसान आज सड़क पे आने को मजबूर हो गया। इस देश के अंदर 80% जो किसान है, आज वो शहर की तरफ पलायन करने लगा है। कारण सीधा ये है कि आज वहां पर विदेशी पैसा लगने लगा है और किसान आत्महत्या की ओर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इंडियन स्टील के नाम पर जो योजना लेकर आए हैं, वो धरातल पर कुछ नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी, मुझे जो लगता है, योजना लेके आ रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर इसलिए नहीं आ पाती है, जो उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट में शायद वो बुलाकर किसी प्रकार से चर्चा नहीं करते। वो कैबिनेट के जो सेक्रेटरी हैं, उनको लेकर मीटिंग करते हैं, उसके बाद उन योजनाओं को धरातल पर लेके आते, तो वास्तव में जो मंत्री है वो शामिल नहीं हो पाते। इसी कारण जो है ये योजना धरातल पर नहीं आ पाती है। जी, अरुण जी, इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं
किसानों के प्रति संजीदा लगती थी, हितैषी मानी जाती थी बीजेपी, और मुद्दा किसानों का भी बनाया था। लेकिन 2 साल में एग्रीकल्चर स्पेंडिंग को 2,848 करोड़ रुपए तक घटाया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी फंड को आधा कर दिया गया, और यूपीए की सरकार में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रतिवर्ष औसत जो था वो 4% था, बढ़ा था। और वहीं 2 साल की अगर बात की जाए तो आकर गिर चुका है 1.1% पर। किसानों की स्थिति क्या है? आत्महत्याएं लगातार जारी हैं। क्या क्या कहा था वो भी आपको बताऊंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। क्या कहते हैं आप, किसानों को लेकर सरकार क्या कर रही है? जहां तक किसानों की बात है, मोदी सरकार ने देश के, ये सरकार शुरुआत में ही कहा था, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, जवान और महिलाओं के लिए समर्पित है। जी। किसानों के लिए कितनी योजनाएं आई हैं इसको हमें देखने की जरूरत है। हमने फसल बीमा योजना लागू की है, हमने ग्राम सिंचाई योजना लागू की है, आदर्श ग्राम बनाने की शुरुआत हुई है। हर गांव ये वादे मेरे पास हैं आपके, और इनका आकलन भी है और लेकिन मेरा कहना आपसे यह है कि क्या यूपीए के दौर में, जो 10 साल यूपीए के रहे थे, आप लोगों ने बहुत ज्यादा हो हल्ला उस पर किया था, लेकिन उसके बाद आपकी सरकार बनने के बाद आपने कितना कुछ काम किया, ये जवाब भी मैं आपसे लूंगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहां रुकना पड़ रहा है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अच्छे दिन आ गए हैं, वो सवाल भी हमारे पास है, और मोदी सरकार के वादे कितने पूरे हुए हैं। सफाई अभियान मोदी सरकार ने चलाया था, डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था, स्किल इंडिया का सपना दिखाया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जयपुर का जिक्र करेंगे। बनारस में एक गांव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था। लेकिन इस ब्रेक के बाद